नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मेहमानों के साथ हम हाजिर हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौकांकर साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत सर आप लोगों का। देखिए क्या कमाल हुआ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चाएं हों, सरकार में सरकार कैसी होगी, कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे, यही बातें होती है ना भाई। बहुमत आने के बाद तो, वोटों की गिनती के बाद तो, लेकिन दिल्ली की कोई बात ही नहीं कर रहा है। दिल्ली में अभी बिल्कुल शांति है, क्योंकि प्रधानमंत्री गए हुए हैं विदेश और ये तय है कि जब वो लौटेंगे उसी के बाद कोई फैसला होगा या सार्वजनिक किया जाएगा। तो अभी 2-3 दिन तो मामला बिल्कुल ठिल्ली का ठंडा हो गया। अब जहां चुनाव खत्म हुआ वहां शांति, और जहां पर 2 साल के बाद चुनाव है वहां हलचल, और वहां की हलचल भी लेकर के आ गए दिल्ली। मतलब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सारे विधायकों, मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्री को, सबको दिल्ली बुलाया और उनके साथ एक बैठक की जो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इस बैठक में उनकी पार्टी के और भी लोग, यहां दिल्ली में जो मुख्य लोग हैं वो भी उसके अंदर शामिल हुए थे। अब आप पंजाब के पूरी सरकार को यहां बुला करके उसकी मीटिंग लोगे दिल्ली में, तो चर्चा तो होगी। और वो भी अभी आज हुई है तारीख 11, 8 तारीख को गिनती खत्म हुई, आप चुनाव हारे हो, 2 दिन के बाद आप मीटिंग बुला रहे हो। दिल्ली के लोगों से मिलते तो बात समझ में आती, दिल्ली में अपनी पार्टी का मंथन करते तो बात समझ में आती। पंजाब की चर्चा क्यों कर रहे हैं, उतनी फिक्र अभी से क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल कि आपने मीटिंग दिल्ली में क्यों बुलाई है? आप पंजाब चले जाते, 100 गाड़ियां वहां से यहां आई होंगी, तो आप दिल्ली में मीटिंग बुला करके आप किसको और क्या मैसेज देना चाहते थे? तीसरी बात जो कही जा रही है और जो बड़ी अफवाह बड़ी जोरों से उड़ी थी बीच में और अब उसको और गर्मी मिल रही है, वो ये कि भगवंत मान शायद अब लंबे वक्त तक के लिए मुख्यमंत्री ना रह पाए, अरविंद केजरीवाल उनको हटाना चाहते हैं। अब इसमें विपक्ष ने अपना तड़का लगा दिया, बीजेपी कांग्रेस ने, कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की ख्वाहिश ये है कि चलो मैं दिल्ली हार गया लेकिन सीएम तो बनूंगा ना कहीं का, तो पंजाब की भी मेरी सरकार है, मेरी पार्टी की, तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये भी एक कयासबाजी चल रही है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी ने यह कह करके और रायता फैला दिया कि हम इनके कम से कम 30-35 विधायक हैं जो हमारे संपर्क में और हमारे साथ आ सकते हैं। आपको मालूम है पंजाब में कितने विधायक हैं अरविंद केजरीवाल के? 92। टोटल कितने की विधानसभा है? 117 में से 92 विधायक एक भाई के पास हैं, और दूसरा कह रहा है 30 हमको हमारे टच में। ले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? 30 चले भी जाएं, एक तो वो अपनी विधायकी खोएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, क्योंकि आपको 60-62 लोग चाहिए कम से कम अगर आपको 2/3 लोग इधर लाने हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ से बचना है, तो वो तो हो नहीं रहा। चलिए हम पंजाब की बात कर ही रहे हैं। भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं, वहाँ पे
वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं और बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम या कोई। सब लोग पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो MP आए थे पंजाब से आए थे, विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जीते। तो काम करना है, पहले भी करते थे। हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हम कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी। तो इसको और ज़्यादा लोगों का दिल कैसे जीतें, और पंजाब को चाहे खेलों में, चाहे पंजाब जो है वो अभी हमारे पास बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनका विश्वास जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, चाहे ग्रासिम पेंट्स हो, चाहे सनातन टेक्सटाइल हो। तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज़्यादा 3 साल में हम 50,000 से ज़्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं विदाउट एनी करप्शन। किसी को 1 रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे, कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2, 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है, क्योंकि कई बार 2 जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए, और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ा है। बाकी हार जीत है वो चलती रहती है। आपका कोई सवाल? सर, जो बाजवा साहब कह रहे हैं कि विधायक टूट सकते हैं, खासतौर पे प्रताप बाजवा बयान दे रहे हैं कि प्रताप बाजवा पिछले 3 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारिया स्टेट नालों वधिया है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होवे ना तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ लॉ एंड ऑर्डर ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨमेंट ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। देखो जी, कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष है क्या? इस तरह की खबरें पंजाब से आ रही हैं। नहीं, कोई ऐसा नहीं। सर, ये दावा किया जा रहा है कि आप प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से कि आप एमएसए की संपर्क में आप आम आदमी पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, उन दावों पे आप क्या कहेंगे? इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गाँव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनको उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो जी, कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। सर, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में तो सीएम ही बदल जाएंगे, ऐसा अरे एक कहने दो, इनको कहने दो। रवनीत साहू एक सवाल चुक रहे हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरे लोगों को पर्चे कीते जा रहे हैं, दिल्ली की हाथ का बदला पंजाब चले जा रहे हैं। नहीं, कोई इस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करते। जो जदों और जोड़ा रूल है ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। देखो हर एक स्टेट का अपना अपना देखो कल्चर है। दिल्ली के स्कूल जिहड़े ने वो इदां ने क्योंकि जगह की कमी है। साडे स्कूल इदां ने, साडे कोल जगह बहुत है। तो मुहल्ला क्लिनिकां वास्ते साडे कोल जगह है। दिल्ली मेरे ख्याल च इस तरह फाइबर दे भी लैके आने पे बनिया बनाइया बॉल्स। साडे उत्थे बहुत सारी जगह हैगी है। असीं उन्हां डिस्पेंसरियां नूं जां उन्हां जिन्नी भी जगह पई है असीं उन्हां नूं मुहल्ला क्लिनिक च आम आदमी क्लिनिक च बदलता। सो साडे कल्चर के मुताबिक पंजाब दे हाँ वो भी अगली उसमें आ जाए। नहीं देखो बात यह है, ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। हम हर चौथे पाँचवें घंटे हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था। सर ये यहाँ जैकेट बांट रहे हैं, यहाँ शू बांट रहे हैं, यहाँ चेनियाँ बांट रहे हैं, यहाँ हमारे वोट कटवा रहे हैं, अपने फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इस लेवल पे आके मतलब उन्होंने काम किया है, ठीक है ना। खैर रिजल्ट है, रिजल्ट आ गया, उसको हम मतलब उस सर माथे पे लेंगे। लेकिन पंजाब में हमने पहले भी जो इलेक्शन लड़ी हैं जितनी भी 2014 से लड़ते आ रहे हैं, 14 उसके बाद 17 फिर 19 फिर 22 है ना। कुछ बाई इलेक्शन भी लड़ी, पंचायत की इलेक्शन भी हुई। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी का पर्चा भरने ना दो या ये वो धमका इमका, ये काम हम नहीं करते। हम तो प्यार से जीतने वाले हैं, हम डंडे वाले नहीं। आज आने वाले दिनों में वो भी हमारे नहीं हमने गारंटी दी हुई है। हमने कोई ऐसी गारंटी छोड़नी नहीं है जो हमने लिख के दिया हुआ गारंटी में और वो रह जाए। बल्कि बिना गारंटी के भी कुछ काम ऐसे किए हमने, जैसे हमने 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए। 62 लाख एक दिन का लोगों का बचता है। जो हिमाचल को भी जाते हैं, कोई चिंतपूर्णी माथा टेकने जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, पंजाब के रास्ते जाते हैं, उनके भी पैसे बचते हैं। तो 62 लाख पर डे का ये हमने गारंटी नहीं दी थी। और एक आते ही हमने MLAs की जो 7-7 पेंशन लेते थे, 6-6 पेंशन लेते थे, उसको सिर्फ एक किया। हालांकि हमने ये गारंटी में लिखा नहीं था। हमारा मतलब ये है पब्लिक के पैसे को
पब्लिक पे ही लगाएंगे। कोई फालतू में इधर उधर पब्लिक का पैसा जाए वो नहीं। पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक के टैक्स का पैसा किसी न किसी रूप में पब्लिक को मिलना चाहिए, और ये हम पंजाब में बड़े अच्छे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कोई डेडलाइन सर, 1000 रुपए पे कोई डेडलाइन? भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सभी विधायकों की मुलाकात के बाद, और उन्होंने कहा कि हार जीत लगी रहती है, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन हमारे लोगों ने, पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली में आकर खूब काम किया था, मेहनत की थी, गली गली घूमे थे। केजरीवाल साहब उन हमारे विधायकों का धन्यवाद करना चाहते थे, उनका फीडबैक लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में ये बैठक बुलाई। ये भगवंत मान ने कहा। उनसे वो सारे सवाल हुए जो कयास चल रहे हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, आपकी सरकार गिर जाएगी क्या, आपको सीएम पद से हटाने की कोशिशें हो रही हैं क्या। तो उन्होंने कहा जो बातें कर रहा है उसको करने दो, और लोगों से कहो कि अपने विधायकों को बचा के रखें, हमारे विधायकों की गिनती न करें। अब वो तो ऐसा कहेंगे ही। हम अब यहां ये बात करेंगे कि ये जितनी बातें हुई ना, वाकई कहीं कोई दम है या एक कोरी अफवाहें हैं, जैसे हम काइट फ्लाइंग कहते हैं ना इसको, वैसी खबरें सब थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। साहब, भगवंत मान ने बड़ा ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल तो है, दिल्ली में आप बैठक करोगे, सारे विधायकों को यहां बुलाओगे, और फिर कांग्रेस वाले कहें जी 30 नहीं 35 हमारे इनके विधायक हमारे टच में हैं। अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है। देखिए, अरविंद केजरीवाल साइकोलॉजिकल वारफेयर के बहुत मास्टर हैं। वो अन्ना आंदोलन के दौरान पूरा उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया था, तब से वो उसके महारथी हैं, सोशल मीडिया के जरिए। अगर वो चंडीगढ़ जाके मीटिंग करते तो हम ही लोग कहते, देखिए चुनाव में हारने के बाद जो है वो कमजोर पड़ गए और चंडीगढ़ जाके मीटिंग की। ये भी अफवाह उड़ती कि दिल्ली बुला रहे थे लेकिन लोग आए नहीं। तो उन्होंने ये दिखाया कि अभी भी मेरी सत्ता आम आदमी पार्टी में कायम है, मैं नेता हूं एक छत्र, मेरा सिक्का चलता है, और सबको बुला के उन्होंने दिल्ली में बैठे। ये तो अरविंद केजरीवाल का है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी भी उस साइकोलॉजिकल वार का एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना, एक पुराना जो कम्युनिस्टों की कहावत थी ना कि मार लो साथी जाने न पाए, तो बड़ा नारा लगाते थे। हालांकि नेहरू जी को लोग कहते थे, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, फिर गुलामी लाने न पाए, मार लो साथी जाने न पाए, उस तरह की कम्युनिस्टों का नारा होता था। तो उसी आधार पर इस समय कांग्रेस और बीजेपी ये समझ रहे हैं कि बस मार लो साथी जाने न पाए। अब ये मौका है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़खड़ाई है, जिसका मुख्य गढ़ था, अब पंजाब को भी डिस्टर्ब करो। कैसे कर लेंगे डिस्टर्ब सर? 117 में 92 विधायक हैं उसके पास। मनोवैज्ञानिक दबाव, सरकार को कोई खतरा है पंजाब में? अभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है, और जो कांग्रेस पार्टी जो नंबर 2 पे है उसके पास इतने नंबर नहीं है कि वो सरकार बना सके। 30-35 आ भी जाएं, एक तो आएंगे, पहले विधायकी जाएगी तो क्यों आएंगे, सही बात है। और आने के बाद सरकार तो बन नहीं रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब 23 विधायक गए थे सिंधिया के साथ, तो सरकार बन गई थी ना उनकी, बीजेपी की, तब गए थे। अगर सरकार न बनने वाली होती तो नहीं जाते। सरकार बनने के बाद आप चुनाव करा लीजिए, जीत लीजिए। 18 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है। तो हमारे 30 आ गए, तो कितने होंगे? 58, 48। तो 48 क्या कर देंगे आप? तो इसलिए वो, और आते ही उनकी सदस्यता का तो संकट पड़ेगा ना। तो अभी कोई संकट नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है आम आदमी पार्टी का मनोबल तोड़ने का। जी हाँ, हर्षवर्धन जी बताइए। नहीं, देखिए, इस पर तो मुझे जरा से 57 की जरूरत है सरकार के लिए सर, गुंजाइश नहीं दिखती है कि कोई सरकार और कार बदलने जा रही। इसको समझिए, एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी क्या इतनी मतलब चतुर सुजान और ताकतवर हो गई है कि वो सरकार उकार ऐसे बना सकती है। अगर इतने चतुर सुजान होते तो आपको याद होगा ना, गोवा में सोते रह गए थे, कहाँ दिग्विजय सिंह जी होटल में कहाँ रह गए थे, तो सरकार ही चली गई थी। वैसे भी उनका तो क्या है कि ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जो 17-18 जिनके पास है उनका ये हाल है। भारतीय जनता पार्टी वहां कोई एंटिटी है ही नहीं, मतलब वो इस स्थिति में भी नहीं कि उसकी चर्चा भी हम लोग करें, कम से कम पंजाब के संदर्भ में। ये मसला क्या है? एक, विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अरविंद ने ये इसीलिए किया, साइकोलॉजिकल वारफेयर होती है, इस तरह की लड़ाई में आप ऐसे ही लड़ते हैं। मूल रूप से क्या है कि अरविंद को ये जताना बताना है कि हमारी ताकत भी है, क्योंकि उनको डर है कि अब इसके बाद भगवंत मान उस तरह से उनकी बात नहीं सुनेंगे जैसे पहले सुन लेते थे, या कहे कि मजबूरी में सुन लेते थे। चंडीगढ़ में जिस तरह से इस लोग कह रहे हैं भगवंत मान की सीएम बदले जाएंगे, कोई और किसी और को बना सकते हैं। मैं उस बात पे नहीं जाता कि केजरीवाल खुद बनना चाहेंगे, नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। वो तो, लेकिन भगवंत मान मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए हैं सबके बाद? भगवंत मान मजबूत हैं। भगवंत मान को हटाने का मतलब होगा कि पार्टी वहां निपट जाएगी।
राघव चड्ढा का एक प्रयोग करके, असफल प्रयोग करके, और बहुत अपमानित होकर राघव चड्ढा को चंडीगढ़ से आना पड़ा था। वहां के समाचार पत्रों में कहानियां छपने लगी कि चूंकि राघव चड्ढा और भगवंत मान के घर के बीच की दोनों कोठियों के बीच की दूरी थोड़ी है, तो कहा जाता है कि जो अधिकारी आते तो छिप छिप के मिलते थे। चाहे इधर आ गए तो फिर गाड़ी घुमाते थे, सीधे नहीं जाते थे, क्योंकि वो पता चला भगवंत मान की सिक्योरिटी देख लेगी कि उनको जाए। अभी कह रहे हैं कि वो नाम बदल गया, लेकिन एक और दूसरा विश्वास केजरीवाल जी का आजकल वहां पंजाब में बहुत पावरफुल है। नहीं, लेकिन उसकी स्थिति नहीं ना, उसकी हैसियत, वो मतलब इसको कहें ना कि सहायक ही होता है। आप इसको समझिए, असिस्टेंट कभी चीफ नहीं बन सकता। असिस्टेंट हमेशा असिस्टेंट नजर रखने के लिए तो छोटा असिस्टेंट, बड़ा असिस्टेंट, बड़े से बड़ा असिस्टेंट, उसकी भूमिका ही वो मुक्के चला सकता है, वो किसी को मार सकता है, वो जरूरत पड़ने में किसी को धक्का देके बाहर निकाल सकता है साहब के लिए। लेकिन वो कहें कि साहब की जगह रिप्लेस कर दे कोई और, सरकार को भी कोई खतरा नहीं, भगवंत मान की बिल्कुल कोई खतरा नहीं। और मेरा ये मानना है कि पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे सुखद स्थिति नहीं होगी कि ये दोनों एक दूसरे को गिरा रहे हैं, निपटा रहे हैं। ये कहानी हमेशा बीजेपी और आपके बीच में चलता रहा। अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के लोगों की बैठक बुलाई, उसके बाद अभी एक रिएक्शन आया। बीजेपी के विधायक चुन करके अभी आए मनजिंदर सिंह सिरसा, कुछ लोग इनका भी नाम चला रहे हैं कि ये दिल्ली के सीएम हो सकते हैं, एक सिख फेस दिल्ली का चेहरा हो सकता है। बहरहाल इनका पंजाब में इंटरेस्ट बहुत है, मनजिंदर सिंह सिरसा, और एक सिख फेस तो है ही पार्टी का। और ये लगातार जो अपनी पार्टी की तरफ से ये कयासों को हवा दे रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है पंजाब के अंदर और सरकार गिर सकती है वगैरह वगैरह। अब इन्होंने आज ही इस मीटिंग के ऊपर एक ताजा बयान इन्होंने दिया है। कल क्या कहा था मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आज वाला बयान सुन लीजिए। कुछ ख्वाब थे जो आंखों में टूट गए, कुछ अरमान थे जो होठों पे रूठ गए। अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी यही हो रहा है। आज वो कपूरथला हाउस में उन्होंने बैठक बुलाई है पंजाब के एमएलओ की। हारे दिल्ली में है बैठक पंजाब के एमएलओ की। क्यों? क्योंकि सपना देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का। अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते सत्ता के बिना। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। उनको लग्जरी में रहने की आदत पड़ गई है। उनको 10 लाख की कमोड पे टॉयलेट सीट पर बैठने की आदत पड़ गई है। उनको 25 लाख पे मखमल के कारपेट पे चलने की आदत पड़ गई है। उनको 80 लाख की जकूजी में बैठकर आराम करने की आदत पड़ गई है। इसलिए वो ख्वाब देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये ख्वाब तुम्हारी आंखों में टूट जाएंगे, ये अरमान तुम्हारे होंठों पे रूठ जाएंगे। तुम पंजाब की कभी ख्वाब भी मत देखना। पंजाब के लोग गैरतमंद लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़ों की अकड़ निकाल दी। अरविंद केजरीवाल जी गलतफहमी मत रहना। अब वो ये साबित करने पे लगे हैं कि भगवंत मान नालायक हैं, करप्ट हैं, उन्होंने करप्शन नहीं रोकी, उन्होंने नशा नहीं रोका। ये सच है, बहुत करप्शन हुई है, ये सच है। पंजाब में बहुत नशा, ये भी सच है कि 1000 रुपया बहन बेटियों को नहीं मिला। लेकिन भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल बन जाएं, ये सच कभी हो नहीं सकता और ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ऐसे सपने देखने बंद कर दो। अब बीजेपी और मनजिंदर सिरसा जो है इस खबर को इतनी हवा, या इस अफवाह को इतनी हवा क्यों दे रहे हैं? भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलते हैं। इस पूरी बैठक पर उन्होंने नजर रखी और हो सकता है उनकी कुछ लोगों से बात भी हुई हो जो अंदर मौजूद थे। भास्कर, मुझे जितना याद आ रहा है ये सब कुछ शुरू हुआ जब जो पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये क्यों जरूरी है कि कोई जाट सिख ही पंजाब का मुख्यमंत्री बने, कोई और भी पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। उसके बाद केजरीवाल साहब का चुनाव हार गया, उनका हारना हुआ। उसके बाद उन्होंने ये बैठक बुला ली। अब बीजेपी बार बार कह रही है, अब बीजेपी अचानक भगवंत मान की साइड हो गई है कि भगवंत मान को हटाने के बारे में मत सोचना केजरीवाल जी, आप ख्वाब मत पालो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के। कुछ दम है इस थ्योरी में? देखिए सौरभ, आप सही कह रहे हैं कि अमन अरोड़ा के कहने के बाद से इस मामले को तूल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने इसको अच्छी तरह से भुनाया। लेकिन ये एक सच्चाई है कि दिल्ली चुनाव से पहले ऐसी चर्चा थी कि पंजाब में जिस तरह से नाराजगी है पार्टी के प्रति और लोकसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन पार्टी ने किया है, उसके आधार पर यह माना जा रहा था कि पंजाब सरकार में नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आया है उसके बाद वो अब प्रैक्टिकली संभव नहीं है, उस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हो सकती। ये भी लगभग तय मान के चलिए। अब रही क्यों ऐसा, क्यों मीटिंग क्यों बुलाई गई, ऐसा क्यों भास्कर आप मानते हैं कि अब ये बात नहीं हो सकती? अब ये बात इसलिए नहीं हो सकती कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो खुद कमजोर हो चुकी है। दिल्ली में
बुरी तरह से सेंट्रल लीडरशिप चुनाव हारी है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, जितने बड़े नाम थे संगठन के वो लोग चुनाव हारे हैं। उसके बाद किसी के पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी कि पंजाब सरकार को ये कहे कि भगवंत मान अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। ये एक सच्चाई है जो कि ना तो पार्टी बोलेगी ना कोई लीडर बोलेंगे। रही बात इसकी कि क्या वजह और है, एक वजह और है कि पंजाब में जट सिख मुख्यमंत्री होगा, ये पहले से ही पार्टी ने तय किया था और उसके अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेगी वहां की जनता इतनी आसानी से। ये बात पार्टी को अच्छी तरह से पता है और ऐसे में जब पार्टी कमजोर स्थिति में है तो कोई और एक नया प्रयोग करके एक मुसीबत मोल लेना कम से कम आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो बीजेपी जो खबर जो है चाहती है ज्यादा चले, उसकी सच्चाई जो है वो आपको भास्कर ने बताई सर। लेकिन पंजाब में अचानक से हलचल मच गई है बहुत ज्यादा, कांग्रेस एक्टिव हो गई, उसको चांस दिख रहा है। बीजेपी का वहां है कुछ नहीं, लेकिन यहीं से जो है कि नहीं केजरीवाल जी बनना चाहते हैं। केजरीवाल जी वाकई किसी मुसीबत में है क्या पंजाब में? केजरीवाल जी एक तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे पंजाब के किसी भी हाल में, मुझे तो नहीं लगता। हालांकि राजनीति में कुछ भी किसी भी हाल में 100% कहना तो नहीं, लेकिन फिर भी संभावना नहीं है। और वो ये जो सारी एक्सरसाइज हुई है वो यही दिखाने के लिए हुई है कि वही नेता है आज भी। ओके। आम आदमी पार्टी के इकलौते नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल साहब है। इसलिए दिल्ली में बैठक बुला के सारे विधायकों के सामने ये बात की गई। इस चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये भी करना पड़ रहा है, मतलब उन्हें कुछ तो डर होगा ना कि कोई मेरी अथॉरिटी चैलेंज कर सकता है। नहीं, डर नहीं होता, हल्के में ले सकता डर नहीं होता, लेकिन एक रिजल्ट आता है। क्योंकि पॉलिटिक्स तो इलेक्टोरल डिफीट से बहुत असर डलता है ना उस पर, तो उसको दिखाने के लिए भी है। ऐसा मत सोचिए कि आम आदमी पार्टी में कोई अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर देगा। आज की तारीख में कोई चैलेंज करने वाला वहां पर नहीं है और भगवंत मान भी नहीं है। भगवंत मान के लिए फायदा ये हो गया है कि अब वो थोड़ा सा ज्यादा स्थिर तरीके से, ज्यादा सशक्त तरीके से काम कर पाएंगे। भगवंत मान जी, भगवंत मान। बाकी बार बार ये चर्चा चलती थी कि दिल्ली से बहुत नजर रखी जाती है, अब भी रखी जाती है, वो बिल्कुल ठीक बात है। अब भी रखी जाती है, लगा के रखते हैं, अब भी उनके सहयोगी जो है वहां पर नजर लगा रखे हुए हैं। वो ठीक बात है कि वो काम चल रखे हुए हैं, नजर लगाया भी नहीं, नजर रखे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि अब ये काम कर लिया, पहले दिल्ली की बैठक करनी चाहिए और ये जो है एमसीडी उसको बचाने की एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब में। अप्रैल में होने हैं मेयर, कल हर साल मेयर चुना जाता है अप्रैल, इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर है, अप्रैल में दोबारा मेयर चुना जाएगा। संख्या में आपको बताता हूं समीर जी, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि दिल्ली के बाद अब दिल्ली के चुनाव के बाद मेयर पर नजर है। देखिए आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त 122 नंबर है, 118 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद, 1 मनोनीत विधायक। बीजेपी का नंबर है 132, 113, 7, 112 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 13 नॉमिनेटेड, 14 है शायद, 14 हाँ, तो 1 आप बना देगी और 13 ये 13 ये, हाँ। तो 122 और 132 का खेल है। अच्छा, कांग्रेस के 8 हैं। अब 8, वैसे कांग्रेस वहां चली भी जाए तो कुछ नहीं होता, तब भी 130 और 132 होता है भाजपा के फेवर में। लेकिन अब जिस तरीके का चुनाव हुआ है उसके बाद कांग्रेस ऑफर करेगी उनको सपोर्ट, इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। तो मतलब एमसीडी चुनाव जीतने के बाद भी इस बार मेयर भाजपा का हो सकता है दिल्ली में। चंडीगढ़ में मेयर इन्होंने बना ही लिया अपना। बिल्कुल, उसकी पूरी संभावना, और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में भी एक कड़ी चुनौती बीजेपी ने पेश की थी, ये तय है। अब देखिए आम आदमी पार्टी के तो कई पार्षद अब विधायक बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के शायद 2 या 3 पार्षद विधायक बन गए हैं। हाँ। अब सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस के पास है कि अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को कैसे बचा के रखे, और आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। खबर यह भी आ रही है कि 7 से 8 पार्षद कल या परसों में ही भारतीय जनता पार्टी के पास वो पाला बदल सकते हैं। खबर तो मैंने जो पढ़ी वो ये थी कि बहुत इंटरेस्टिंग कि ये बहुत सारे पार्षद बीजेपी के साथ आना चाहते थे चुनाव से पहले ही, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि एमसीडी की भी एंटी इनकम्बेंसी जितना इनके सर पड़े वो पड़े। बिल्कुल, लेकिन अब बहुत आ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि 7 से 8 पार्षद, और वैसे भी वहां एंटी डिफेक्शन का कोई सिस्टम लागू होता नहीं है कॉर्पोरेशन के अंदर, तो मुझे लग रहा है बहुत आसान है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का हार हुई है, तो पार्षदों को भी समझ में आ रहा है कि भाई हमारा सबसे बड़ा नेता अगर चुनाव हार जाता है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, तो आने वाले कॉर्पोरेशन में हमारी हार निश्चित है। तो मुझे लग रहा है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखेंगे, और ये तय है कि एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास आम आदमी पार्टी के पार्षदों का टूट कर जाएगा, और ये लगभग है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर अगले चुनाव में बना लेगी। अच्छा, अब दिल्ली के चुनाव के बाद लोग अलग अलग तरीके की समीक्षा कर रहे हैं, तो एक समीक्षा यह भी हो रही है कि भाई दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों ने जो रुख लिया उससे
उसका असर क्या हुआ? एक मुश्त वोट जो है उनका 70% से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। अब लोग तो ये मानते हैं ना कि मुसलमान जो है वो जहां भी हो वोट वो इसी नियत से करता है कि मुझे बीजेपी को हराना है, लेकिन बीजेपी इसके बावजूद हार नहीं रही। कम से कम पिछले 3 इलेक्शन आप देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब उसके बाद दिल्ली भी हो गया। इस पर एक रिएक्शन आया है, महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के महासचिव हैं शायद, इनका क्या कहना है दिल्ली चुनाव के नतीजों पर, आप सुनिए। मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए, हालात मर्जी के मुताबिक हों तो नाचने की जरूरत नहीं, मर्जी के खिलाफ हो जाएं तो अफसरदा होकर लेट जाने की जरूरत नहीं। हवाओं का रुख बदलेगी, तूफान, पहाड़, दरिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। नामर्जी के हालात यकीनन हैं, पर हमें इस बात का यकीन है सही फैसले, दानिशमंदाना तवील मुद्दती पॉलिसी, जहद मुसलसल हालात को तब्दील करेगी। नाम तो देवबंद का भी बदल रहे थे, बदल भी दें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मुश्किलात तो ही हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे मरकज की सरकार हो चाहे सूबों की सरकार हो, इंसाफ, बराबरी, इज्जत, तशख्खुस और इम्तियाज सब अक़वाम का बाकी रहना चाहिए। बराबरी के हुकूक रहने चाहिए। किसी कौम की सुप्रीमेसी डेवलप करी जाए, ये कोशिश हमको मंजूर नहीं है। अब मदनी साहब ने जो बयान दिया ना, ऐसे ही बयानों के बाद जो है ये बार बार परसेप्शन मजबूत होता है कि मुसलमान बीजेपी के दुश्मन है, मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। उन्होंने खुद ही कहा हौसला रखिए। ऐसा क्या हो गया दिल्ली के चुनाव में जो मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए? किसी भी आम वोटर की तरह उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी को वोट किया होगा, कोई जीता होगा, कोई हारा होगा, लेकिन उनका इस तरीके से इसको पेश करना कि बीजेपी की सरकार आ गई, ओह पता नहीं अब तुम्हारे साथ क्या होगा, हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या जरूरत है इसकी? हर्षवर्धन जी, अब ये मेरी राय है। कमाल की बात यह है कि मदनी साहब भी हौसला रख नहीं पा रहे हैं। इस तरह से वो बोलते नहीं आमतौर पर, इतना बचा के, इतना बच के। अरे भाई, देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान काम करता है, किसी को कहीं कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये मदनी साहब जैसे लोग हैं और केजरीवाल जैसे जो नेता हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान डरा रहे। अच्छा, डर के आप भाजपा के खिलाफ करके जो कुछ आपने करना था वो करके देख लिया। मेरा ये मानना है कि जब तक आप बराबरी का भाव लेकर नहीं आएंगे तब तक ये सब ठीक होने वाला नहीं। तब तक ऐसे ही किसी चुनाव में आपको लगेगा कि अरे हमने तो जंग फतेह कर ली, हम तो जीत गए, किसी में लगेगा कि अरे हमारी तो लुटिया ही डूब गई, हम तो सब लूट गए। तो ये दोनों ही स्थितियां मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं। आपने हराने के लिए हर कुछ किया, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती। अब आप क्या करना चाहते हैं? एक तरीका यह है कि उसको लेकर आप अपने मन में खलिश रखें, आप एकदम से जिसको कहते हैं कि कुछ अभियान चलाएं, कुछ ऐसा काम करें जो कहीं देश विरोध की हद तक चला जाए, और फिर या तो ये काम करें कि देश चल रहा है उसमें आपकी अपनी भूमिका जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की है, नागरिक की है, वैसे ही आपकी भूमिका रहे, और आप न तो किसी नेता की उस लिहाज से सुने, न अपने इन मदनी साहब जैसे लोगों की सुने, क्योंकि इस देश में कानून के दायरे से बाहर कुछ भी किसी के साथ नहीं हो रहा है। मैं ये कहता हूं, आप देखिए इस चुनाव में भी बीजेपी को 46 वोटेवर जो वोट मिला होगा, भाई 54% वोट जो है वो भी बीजेपी को खिलाफ ही गया ना, या बीजेपी को नहीं मिला। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट किया होगा या किसी और को वोट किया होगा। उनकी तरफ से कभी आपने ऐसे कोई बयान सुना कि ओहो हो बड़ा बुरा हो गया, बीजेपी आ गई, अब क्या होगा, हमारा हौसला रखना चाहिए? आप मुसलमानों को एक ग्रुप बना करके उनको ये जिम्मेदारी क्यों दे देते हो कि तुम्हें बीजेपी को हराना है, तुम्हें बीजेपी के खिलाफ वोट करना है? देखिए, इस तरह के बयान या इस तरह की भावना बीजेपी को और मजबूत करती है। बिल्कुल, क्योंकि जब अगर मुसलमान इस देश के तमाम आम नागरिकों की तरह वो भी हैं, वो भी वोट करते हैं, और इस बार तो शायद सर्वे में 4-5% मुसलमानों ने बीजेपी को ही वोट किया है, CSDS के सर्वे के हिसाब से जो भी आया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी भी दूसरी पार्टियों की तरह पार्टी है। ये सही है। देखिए, एक माइनॉरिटी का एक सिंड्रोम होता है। माइनॉरिटी हमेशा जो है उसकी अपनी पसंदगी नापसंदगी होती है हर जगह। जैसे उदाहरण के लिए बांग्लादेश के हिंदू हमेशा अवामी लीग को वोट करते थे, ज़्यादातर BNP को नहीं करते थे। यही वजह है कि जब वहाँ अवामी लीग की सरकार गई तो सारा गुस्सा हिंदुओं पर टूटा।
तो ये माइनॉरिटी सिंड्रोम होता है, उस माइनॉरिटी सिंड्रोम भारत के मुसलमान भी हैं। लेकिन मदनी साहब जैसे लोगों की जिम्मेदारी, मुझे मदनी साहब से उम्मीद इसलिए थी कि मदनी साहब वो हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को बहुत करारा जवाब दिया था दिल्ली में जब वो आए बहुत थे। पुरानी बात हो गई सर। नहीं, लेकिन कम से कम हिम्मत से दिया था जवाब, दिया था, इसलिए मुझे इनसे उम्मीद थी कि कम से कम वो ये तो कहेंगे। लेकिन अब वो हौसले की बात कर रहे हैं, भाई उनको ये कहना चाहिए कि ठीक है, बीजेपी की सरकार तो केंद्र में पिछले 11 साल से है, 11 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो कौन सा मतलब जो है ऐसा कोई घोषणा हुई हो जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों। सर मैं कह रहा हूं आप रिलीजियस बॉडी हो, आपको इतना पॉलिटिकल मामलों में घुसना क्यों है? नहीं वो देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद क्यों है, क्यों बना है? नहीं देखिए, इसमें तो फिर पॉलिटिकल साधु संत हमारे जब चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बोलता हूं नहीं उनको ये अपीलें जाली करना या नहीं तो जब रिलीजियस लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, रिलीजियस लोग एमपी बन रहे हैं, तो वो भी रिलीजियस लोग पॉलिटिकल, थोड़ा फर्क है। मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए। हालात मर्जी के मुताबिक हों तो नाचने की जरूरत नहीं, मर्जी के खिलाफ हो जाएं तो अफसरदा होकर लेट जाने की जरूरत नहीं। हवाओं का रुख बदलेगी, तूफान, पहाड़, दरिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। नामर्जी के हालात यकीनन हैं। किस बात का हौसला रखने को कह रहे हैं? कौन से तूफान, समंदर, पहाड़ जो है सामने खड़े हो गए हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं महमूद मदनी जी? सर मदनी साहब अपना ही हौसला रखने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये बात मैं बार बार करता हूँ, इस बात को जिक्र कि मुसलमानों को कोई परेशानी हो रही है या मुसलमान कोई ऐसा आपने देखा है, कोई रिएक्शन मुसलमानों में देखा है? अभी तो ये बहुत छोटा सा दिल्ली का चुनाव हुआ है, केंद्र में भी सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। कोई एक तो सरकार की तरफ से देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार में कि कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ा काम हो गया हो, पहली बात। इसको उलट कर देखते हैं, सरकारें जैसे करती है नहीं करती है, क्या मुसलमानों ने कोई ऐसा रिएक्ट किया है कि भाई नहीं होना चाहिए? हर किसी की तरह उसके पास एक वोट है, वो जिसको मर्जी दे। और वोट यदि वो बीजेपी के खिलाफ देता है तो इसको भी कोई वो गलत तरीके से नहीं मानना चाहिए कि भाई क्यों दे रहा है वोट बीजेपी के खिलाफ। ये तो कोई भी किसी के खिलाफ दे सकता है। और अभी आपने जैसे जिक्र किया कि 54% वोट तो बीजेपी के खिलाफ गया है ना, तो उसमें मुसलमानों को आइडेंटिफाई करने की, हाँ आइडेंटिफाई मुसलमान को ही कर दिया जाता है। ये है, लेकिन वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मदनी साहब जैसे लोग ये आइडेंटिफाई कराते हैं, ये ब्रैकेट में रखना चाहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है। उनको अपनी हौसला अफजाई के लिए ऐसा चाहिए कि भाई आप है ना कहीं आप कुछ बोल रहे हैं तो समीर जी आ रहा हूं मैं। सिर्फ 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट। बिल्कुल मुसलमानों ने किया, भारत के मुसलमानों ने बिना वजह देश को 1 साल से अधिक समय तक दंगे की स्थिति में झोंक रखा, दिल्ली में दंगा करा दिया। नागरिकता कानून किसी देश के मुसलमान के खिलाफ नहीं था, उन्होंने इस बेईमानी, इस अफवाह, इस झूठ को आग लगाई। मुसलमान खड़ा होकर इलेक्शन से क्या लेना देना इसका हर्षवर्धन जी? अब इसको बोलने दीजिए, क्योंकि ये कहना कि मुसलमान रिएक्ट नहीं करता है तो ये आधी अधूरी बात हो जाएगी। फिर जब मुसलमान आता है और मुसलमान को दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी है तो उसके खिलाफ सिर्फ वोट करना है। आप कहते हैं कि उसको चिन्हित ना करें, लेकिन चिन्हित कौन करा रहा है? सारी वो राजनीतिक पार्टियां जो आपके यहां बाकायदा चुनाव लड़ रही हैं और वो कहती हैं कि भाई मुस्लिम वोट तो हमारा ही है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरे वोट को तो उस तरह से चिन्हित नहीं कर पाता, यानी चिन्हित या तो पार्टियां करती हैं, इनके नेता करते हैं। अब उससे आगे आ जाइए, जब गाजा का मसला होगा तो दिल्ली की सड़कों पर, हैदराबाद की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर, इलाहाबाद की सड़कों पर, देश के किसी भी शहर में क्यों मुसलमान खड़ा हो जाएगा? मुसलमान को देश के नागरिक की तरह व्यवहार करना, बिल्कुल भाजपा को हराना है तो हराओ, लेकिन इस नाते से क्यों हराना कि तुम मुसलमान हो वो भाजपा है? असली मुश्किल तो यहां है ना। आप किसी एक के पक्ष में हो सकते हैं, किसी के विपक्ष में हो सकते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आप जब कहते हैं कि नहीं हमको तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, फिर आप कहते हैं कि अच्छा चलो देख लेते हैं एक बार क्या क्या हुआ, तो पता चलता है कि भाजपा ने जब जिस प्रत्याशी को, मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया, आपने उसका साथ नहीं दिया, आपने तो उसको मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। और जब आप कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम में सरकार ने ज्यादा मदद किया, तो आप कहते हैं सरकारी स्कीम तो क्या है, वो तो जो भी आएगा आप ये कह रहे हैं कि जो मदनी साहब ने कहा मुसलमान हौसला रखें दिल्ली की हार के बाद, तो ठीक कह रहे हैं, खतरनाक कह रहे हैं, लेकिन ये उसी सेंटिमेंट को और हवा दे रहे हैं। समीर जी नहीं, इसमें एक लाइन में जोड़ दूं कि ये जितनी बात आपने की, हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, ये मैं इसको खतरनाक मानता हूं कि आप मुसलमानों को आइडेंटिफाई, 20 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, कितने लोग गाजा पर, फलस्तीन पर या मुसलमानों को लेकर सड़कों पर निकले? 20 करोड़ में से पूरे देश भर में से 2 लाख लोग भी नहीं निकले।
1% मुसलमान भी नहीं निकला है। ये मुसलमानों को इस तरह से आइडेंटिफाई करना मदनी साहब की तरह से ही खतरनाक है। नहीं, मैं लेकिन इसको बहुत इसमें मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं। दिल्ली का दंगा और मैं कराने नागरिक थोड़ी कोई नहीं भी गया। कानून हो उसके खिलाफ खड़ा होना भी कोई बड़ी खराब बात नहीं है। नहीं, लेकिन और शाहीन 50 बाग में- एक बात सुनिए त्रिपाठी जी, 50% हिंदुस्तान की आबादी हमेशा से 1952 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते रही है। यही तो मैं कभी कह भी रहा हूं। आइडेंटिफाई बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर- लेकिन किसी ने खड़े होकर ये थोड़ी ना कहा कि इनकी कहना वजह से नहीं, हमें कहने की हौसला बात रखने नहीं है। की तो जरूरत जो नहीं दे रहा वोट उसको आप आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो? नहीं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उससे आप मुंह थोड़ी ना मोड़ लेंगे। हम ये तो नहीं क्या हो है सकते ना। 50%? एक सेकंड समीर जी के पास में जा रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक आबादी नहीं सेकंड कर रही है सर उनको उनका कहना है कई मुद्दों पर मुस्लिम समाज की जो प्रतिक्रिया होती है उस वो ऑब्जेक्शनेबल है, वो उस पर उनका एतराज है। सर मैं आता हूं समीर जी की बात, लेकिन पॉइंट ये है कि बिहार में यादव वोट नहीं करता बीजेपी को। क्या आप इस तरीके से तो कोई नहीं कहता ना हौसला रखो या यादवों को आइडेंटिफाई करके अलग से। वो मदनी साहब की प्रॉब्लम है। दलितों ने वोट नहीं किया 2024 के इलेक्शन में, विलीफाई थोड़ी किया गया उनको। लेकिन यहां होता ये होता है करने की बात सोनिया गांधी जी कहती हैं कि सब्र का इम्तिहान, जो उस वक्त शाहीन बाग के पहले उनका भाषण शब्दशः मुझे याद नहीं आ रहा है, वो किसके लिए कह रहे थे? समीर जी देखिए मदनी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हौसला रखने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको सांत्वना की भी ज़रूरत है। वो इस चुनाव के बाद जिस तरीके से परिणाम आए दिल्ली के, उनके उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत आए। अब उनको मदनी साहब को इस बात का भी डर है, जो खबरें आ रही है कि मुसलमानों के 8 से 10-11% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है। एक इन्हीं के एक नेता ने तो आसमान टूट पड़ेगा अगर ऐसा हो एक नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के आया हूं। राशिद साहब ने कहा है ना सार्वजनिक रूप से रशीद जी ने कहा है ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आया हूं। वो भी मौलाना है। तो अब ये डर है मदनी साहब का कि अगर इस तरह से लोग आकर खुलकर कहने लगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूं और डरने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इनकी जो राजनीति है वो किस तरीके से चलेगी। सर मुसलमान बीजेपी को वोट करने लग गए ना, तो मदनी साहब से पहले बीजेपी के लोग डरेंगे। और मुझे लगता है करना चाहिए। जिस तरीके से मदनी साहब एक लंबी लाइन खींचना चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से आप दूरी बना के रखो, एक लक्ष्मण रेखा रखो, आपको वो पार नहीं करना है। मुझे लग रहा है वही मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। इन लोगों के बयान, इन लोगों के व्यवहार, इन लोगों की जो हरकतें हैं, उसके कारण एक बड़ा मुसलमान देश के अंदर अपने आप को परेशानी में महसूस करता है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इनकी परेशानी सिर्फ दिल्ली में खत्म नहीं हुई, अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां भी उन्हें यही कहना पड़ेगा कि हौसला बना के रखो, तब भी मदनी साहब को सांत्वना की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के बयान आप कुछ ऐड कर रहे हैं सर इसमें, फिर मैं जरा अगली खबर पढ़ूं। मैं इसमें खाली इतना ऐड कर रहा हूं कि दरअसल हम लोग मदनी साहब के बयान को बेवजह बहुत ज़्यादा तूल दे रहे हैं। मदनी साहब को अपना करना है, सियासी कारोबार कि उनका है, वो मौलाना है, साथ साथ मुस्लिम राजनीति भी करते हैं, मुस्लिम सियासत भी करते हैं। अब मुस्लिम सियासत में इस बात की होड़ है नेताओं के बीच में कौन ज़्यादा जो है उनके मुद्दों को उठा सके। ओवैसी साहब उनके कंपटीशन में है, उनकी प्रतिद्वंदिता में है, मदनी साहब है, तो वो उनकी आपस की एक माइनॉरिटी लीडरशिप की लड़ाई है, वो मदनी साहब उसको एड्रेस कर रहे हैं। रही बात, मैं विजय जी के पास से बिल्कुल सहमत हूँ कि 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर सीए में मान लीजिए 10,000 आदमी बैठ भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के मुसलमान हैं। अच्छा ठीक है, वो उनका एक इशू था, वो गलत था, सही था। अगर लोकतांत्रिक तरीके से बिना हिंसा किए धरने पर बैठे हुए तो कौन सा देश विरोधी काम हो गया? क्या किसान नहीं बैठे थे क्या अपने मुद्दों को लेकर के इस देश में धरने पर? जवाब इसका दे दीजिएगा। तो क्या हम किसानों के खिलाफ हो जाएंगे? बहुत तो अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा। हाँ नहीं, धन्यवाद, पूरा कर लीजिए, धन्यवाद। तो अगर देश में किसी कानून के खिलाफ कोई वर्ग शांतिपूर्वक बिना हिंसा किए हुए, बिना किसी जो है ऐसा कोई काम किए जो गैर कानूनी हो, अगर धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है या अपनी बात रख रहा है, तो वो कौन सा खिलाफ हो गया जाकर? ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन जी। पहली बात तो ये कि जब हम कहते हैं तो जनरलाइज्ड करते हैं और यही खतरनाक ज्यादा हो जाता है। आप कह रहे हैं कि अगर किसी कानून के खिलाफ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो क्या बुरा है? किसने कहा था कि वो कंसंट्रेशन कैंप बनने जा रहे हैं देश भर में? ये फ्रॉड नहीं था, ये झूठ नहीं बोला जा रहा था शाहीन बाग से लेकर देश भर के शाहीन बाग में? क्यों मुसलमान उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे? क्यों कह रहे थे कि नहीं ऐसा होने जा रहा है? कहा जा रहा था कि सारे मुसलमानों को चुन चुन कर बाहर कर दिया जाएगा, वोटिंग राइट्स तक खत्म कर दिए जाएंगे, और उसी मंच पर दूसरी पार्टियों के नेता खड़े हो रहे थे। हम ऐसे जनरलाइज कर देंगे। और फिर जब किसान आंदोलन की बात है, उस किसान आंदोलन, क्योंकि आपने और इन्होंने दोनों ने एक कमेंट इनके जवाब में किया था, इसलिए मैं उनको रिटॉर्ट का मौका दिया। उन्होंने जो कहा तो मंच से तो ये भी बोला जाता है कि मुसलमान लड़कियां उठा ले जाएंगे, मुसलमान ये ले जाएंगे, वो क्या सही है क्या? बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल नहीं। तो उसको भी करिए ना आइडेंटिफाई। नहीं, उसको आइडेंटिफाई अगर तो ये बड़े जिम्मेदार लोग बोलते हैं उस तरह से, अगर किसी मंगलसूत्र बोला गया था, उनमें से किसी बयान पर, मंगलसूत्र नहीं,
और तमाम लोग बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदुओं को खतरा हो गया, हिंदू दो, तो ये सब तो इस तरह के बयानबाजी किसी भी उसमें दो तरफ से होती है। सर उसको आप सामान्य जनरलाइज कर बयानबाजी देंगे। और अगर- एक साल तक देश को अराजक सामान्य बयानबाजी स्थिति है। में, मैं कह रहा हूं सर, नहीं, ये सामान्य बयानबाजी रैलियों है। में आप एक दूसरे तब तो किसी के बयान आप नहीं, निकाल लीजिए, निकालिए ना। लेकिन वो तो बाकायदा हुआ तो उसमें बताया गया नहीं, ना, तो पर्चे वो- छपवाए गए थे ना। हाँ, और तो ताहिर हुसैन दंगे का आरोपी, दिल्ली में दंगे हो गए, इतने लोगों की जान ऑलराइट, चले सर, ठीक है। तो जेल में है। इस पर नहीं, और तो रहने दीजिए इस जेल पर में। फिर उसी बहस में तो आगे हुआ की ना, सर, तो कानून कर रहा है। इसीलिए हुआ ना। सर, ठीक है। अब जरा प्रयागराज की बात हम लोग कर लें, कुंभ की बात कर लें। मैंने आपसे कहा कि कल माघ पूर्णिमा है, जैसे शाही स्नान के अवसरों पर बहुत भीड़ आती है वहां पर, ऐसे ही कल एक अंतिम ऐसा दिवस है जहां पर जिसमें के लिए लोग वहां पहुंचना चाह रहे हैं और दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग वहां पर जा रहे हैं। इसीलिए सारी सड़कें जो प्रयागराज को जाती हैं सब पर बहुत लंबे जाम लग गए थे। इसको लेकर के ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री जो है उन्होंने दो बड़े सीनियर अफसरों से अपनी नाराजगी जाहिर की। यहां तक उनको कहना पड़ा कि मैं सस्पेंशन की कार्रवाई भी कर दूंगा अगर आप लोगों ने ठीक से एक्शन नहीं लिया और ये अव्यवस्था जो है इसको ठीक नहीं किया गया तो योगी जी सख्ती दिखा रहे हैं। ये हालात क्यों बने और अब हालात क्या ठीक हो गए हैं, इस पर बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट हमारे पास है, वो जो लोग इसकी अव्यवस्था का आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं उनके लिए कुछ कह रहे हैं। जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं। अब योगी जी का कहना यह है कि जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो दरअसल महाकुंभ को नहीं, सनातन को टारगेट कर रहे हैं। ये कहते हैं वहाँ वीवीआईपी लोगों की देखभाल करने में, उनकी आवभगत करने की वजह से अव्यवस्था हुई। आरोप लगाने वाले बचपन से जो है वीआईपी प्रोटोकॉल में पले बड़े हैं। शायद हो सकता है अखिलेश जी के लिए कह रहे हो या राहुल गांधी के लिए वो कह रहे हो। सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति इतनी खराब है जैसी कि बताई जा रही है? हर्षवर्धन जी, क्या आपके पास रिपोर्ट है? देखिए, एक तो ये कि जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 29 दिनों में 45 करोड़ लोग आ गए, तो ये सचमुच अकल्पनीय है, और इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो उसके प्रबंधन बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? उस भीड़ का, उस श्रद्धालु संख्या का, उन स्नानार्थियों का, उसका अनुमान तो सरकार को ही लगाना है, कोई दूसरा तो नहीं लगाएगा, और प्रबंध भी उसी लिहाज से करना है। इसी सरकार ने उसके लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसके लिहाज से मेला 3 गुना बड़ा हो गया, उसके लिहाज से शहर के बाहर स्टेशन कर दिए गए। लेकिन अब एक ही बात मैं कहता हूं, एक तो मैं बार बार कह रहा हूं, अब शायद वो हो गया है क्योंकि अभी मैंने इस बातचीत से पहले वहां जो बातचीत की तो पता चला कि अब थोड़ा स्थितियां कल परसों से बेहतर हुई। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों में एक प्रॉपर एग्जिट रूट जो किसी भी तरफ से बाहर जाना चाहता हो उसको तेजी से क्यों नहीं बनाया जा सका? कौन उसका जिम्मेदार है? ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट। इससे बुरा मिसमैनेजमेंट ट्रैफिक का मैंने नहीं देखा। मेला इससे शानदार मैंने नहीं देखा, तो ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट भी मैंने नहीं देखा। मिसमैनेजमेंट ट्रैफिक का क्या? गाड़ियां शहर के बाहर नहीं निकल रही? दोनों तरफ से मुश्किल है। शहर में जाना भी मुश्किल है, शहर से निकलना भी मुश्किल है, और शहर वाले जो है उनका एक जगह से आना जाना मुश्किल है। शहर भी अंदर बिल्कुल शहर पूरी तरह से चौक है। कल से स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। कल रात से वो भी जो खबरों में मैंने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत फटकार लगाई, लेकिन सवाल है कि जब एडीजी रैंक का ऑफिसर है, बाकायदा डीएम, कमिश्नर सब वहां मौजूद हैं, बाकायदा उसके लिए टीम लगी हुई, तो वो लोग क्यों इसको नहीं ठीक कर पा रहे थे? ये तो नहीं, मेरा सवाल देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम जैसा आपने खुद बताया, प्रयागराज को जाने वाले सारे रास्तों से लोग आ रहे हैं
और जब कोई बड़ा दिन होता है तो और ज़्यादा भीड़ आती है। अभी जो है सैटरडे संडे पड़ गए तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग आए। अब माघ पूर्णिमा की वजह से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अब जाते वक्त तो आपको चौड़े चौड़े हाईवे मिलते हैं, एक्सप्रेस वे मिलते हैं। शहर के अंदर तो छोटी छोटी सड़कें हैं ना, उतनी चौड़ी सड़क तो प्रयागराज के अंदर होगी नहीं। और वहाँ लाखों लोग रह भी रहे हैं, फिर करोड़ों लोग मेला क्षेत्र में आए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है वो लंबे 30-30, 40-40 किलोमीटर लंबे जाम लग गए। ये मेन प्रॉब्लम है। आप सोचिए जो लोग अपने परिवार के साथ निकले होंगे, वो सड़क पर अगर खड़ा है 18 घंटे 20 घंटे, तो उसकी क्या हालत हो रही है। पेट्रोल खत्म हो गए। देखिए पेट्रोल खत्म हो जाए, कहाँ शौच के लिए जाएंगे, महिलाएं होती हैं, बच्चों को खाना पीना बड़ा चाहिए। जाम लगने के सबसे बड़े कारण और इसका असर एमपी तक है। उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि लोगों ने फ्लाइट के टिकट इतने महंगे कि लोग फ्लाइट से जा नहीं सकते। 50,000 रुपए का टिकट है साहब। ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिल रही है, ट्रेन का टिकट नहीं है। अभी हमने चेक किया प्रयागराज का फ्लाइट का टिकट 51,000 रुपए का टिकट है परसों का। 50,000 का टिकट लेके कौन जाएगा? अगर 4 लोग घर से जा रहे हैं, 2 लोग भी जा रहे हैं, तो लाख रुपए कौन खर्च करेगा? ट्रेन में जगह नहीं है रिजर्वेशन के लिए, आप एक महीने तक टिकट नहीं है, तो आदमी सोचेगा ना कि फ्लाइट में इतना महंगा है, ट्रेन में टिकट नहीं है। सर अब मेरा प्रश्न ये है, ये मिसमैनेजमेंट है या आपने एंटिसिपेट नहीं किया कि इतने लोग आएंगे और आप व्यवस्था कर नहीं पाए, या व्यवस्था हो ही नहीं सकती अगर इतने लोग जाएंगे तो? देखिए सरकार को तो अंदाजा था, सरकार तो पहले से बोल रही थी कि इस बार 45 करोड़ के करीब अनुमान है कि लोग आने वाले हैं। सरकार को अंदाजा था कि भीड़ इतनी आएगी, लेकिन सरकार की भी एक लिमिट है। मुझे लग रहा है इतना बड़ा आयोजन होगा, इतने लोग अगर आ जाएंगे आपके इसमें, तो सरकार क्या करेगी? कितनी व्यवस्था? हर योगी जी का बयान है सर, योगी जी का बयान है, गाड़ी आ रही है, योगी जी का स्टेटमेंट है, हम 100 करोड़ लोगों की तैयारी करेंगे। कहना बात अलग होती है ना, रियलिटी में जब लोग पहुंच गए तो मालूम पड़े कि व्यवस्था कैसे हो रही है। अगर हर रास्ते में जो प्रयागराज की तरफ जा रहा है, सभी रास्तों से अगर लोग गाड़ियां लेके पहुंचेंगे तो निकासी की व्यवस्था कहां से होगी? तो कैसे जाएगा आदमी जो जा रहा है? लेकिन गाड़ी से जाएगा, बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, आम आदमी तो ऐसे ही जाएगा। फ्लाइट तो हम और आप भी नहीं ले सकते इस वक्त जो तो रेट है। नहीं, एक तो थोड़ा इसको थोड़ा और ठीक कीजिए। 6700 वर्ग मीटर का प्रयागराज का बमरौली वाला हवाई अड्डा था, अब वो 18,000 वर्ग मीटर का हो गया है। उसके बावजूद वो पूरा का पूरा हवाई अड्डा पैक है, भरा हुआ है, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा फ्लाइट्स वहां आ रही हैं। क्या कह रहे हैं? सुना आपने? क्या कह रहे हैं? चार्टर्ड फ्लाइट से भरा हुआ है। नहीं, रेगुलर फ्लाइट कितनी आती है? 10-12 फ्लाइट्स है इलाहाबाद का, ये एयरपोर्ट का देख लीजिए। मैं आपको 100 चार्टर्ड फ्लाइट्स रुकी हुई हैं। सुन तो लीजिए, मैं बता देता हूं, मैं तथ्य बता देता हूं। 36 फ्लाइट उस दिन मकर संक्रांति पे और मौनी अमावस्या पर 103 फ्लाइट, उसमें चार्टर्ड भी शामिल होंगे ना। उसमें चार्टर्ड बहुत कम है। लेकिन 103 फ्लाइट लैंड हुई तो बहुत बड़ी बात है वहां पर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, उस हवाई अड्डे की जो क्षमता का विस्तार है, और फिर मैं कह रहा हूं जो आपने कहा ना कि बाहर से आते हैं लोग और वो अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं, हर बार माघ मेला लगता है, कुंभ लगे, महाकुंभ लगे, अर्धकुंभ लगे, आपने सब देखे हैं। कभी शहर के ऐसे हालात बने जैसे इस बार बने? नहीं, कभी शहर मैंने तो ये तक सुना है, मुझे नहीं पता कि मैं, क्योंकि ये बोलने से बचना इसलिए चाह रहा हूं कि कहीं इससे कोई अफवाहबाजी ना हो जाए, लेकिन मतलब जब कुछ ही नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई शहर के अंदर भी तो बाकी जो स्टॉक आता होगा लोगों की जरूरत का, वो भी नहीं, उसको भी दिक्कत होती है। खबर है कि वहां स्टॉक की समस्या हो रही है, क्योंकि आवाजाही जो है, जो आपूर्ति है ना, वो अटक गई है। ऐसा कभी देखा है पहले? एक तो मैं बता दूं कि दाम बढ़ना ये हर माघ मेले के समय, हम तो दारागंज मोहल्ले वाले हैं, सब्जी के 2 गुना 3 गुना रेट हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिमला मनाली 3 दिन की बर्फ देखने जाते हैं तो सहारनपुर तक जाम लगता है, ये कोई नई बात कई दिन के जाम। मैं वही कह रहा हूं, जब आप एक साथ इतने लोग, जो आपने कहा ना गाड़ी, क्योंकि सबके पास सुविधा है, सबके पास इतनी गाड़ियां हैं, पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी और इतने शानदार एक्सप्रेसवे भी नहीं थे। अब जैसे जो लखनऊ से प्रयागराज है वो इसी कुंभ के पहले 6 लेन का हो गया, इसी कुंभ के पहले, और आप शहर के बगल एक नया रास्ता बन गया जो अपने आप में 4 लेन का रास्ता लेकर जा रहा है। रास्ते बने, इंतजाम हुए, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, उसको फिर से देखना चाहिए। जब तक एग्जिट रूट एकदम से पूरी तरह क्लियर नहीं होगा, ऐसी मुश्किलें होंगी। और चूंकि जो यहां आ रहा है वो काशी भी जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, तो बाहर निकलने वाले 2 रास्ते फंसते हैं। बहुत से लोग जो उधर से आए, तो अरे इस बार अखिलेश यादव पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं महाकुंभ के मामले पर, सुन ले। इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। सभापति महोदय, इधर विज्ञापन और कार्टूनों की बड़ी चर्चा हो रही थी। मुझे याद है कि एक दिन मैंने अखबार देखा, अंग्रेजी अखबार, और मैं समझता हूं ये माननीय सदस्य जितने लोग रहे होंगे उन्होंने वो अखबार जरूर देखा होगा, न्यूज़पेपर।
और उसके फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन था, और उस विज्ञापन की जो तस्वीर थी उसमें एक जानवर, मुझे पहचान में नहीं आ रहा, वो शायद गधा रहा होगा, वो जेल के अंदर है। मेरा मन नहीं माना, मैंने उसी दिन सरकार को जगाने के लिए लिखा, और मैं आज सभापति महोदय सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया करते करते साइबर क्राइम, साइबर लूट और डिजिटल अरेस्ट कितना बढ़ गया है। और जो विज्ञापन दिया था, इस जानकारी के बाद वो विज्ञापन दोबारा अखबार में नहीं आया। वो विज्ञापन की तस्वीर मैं नहीं दिखा सकता हूं, मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी उस विज्ञापन को जानते होंगे और देखा होगा उन्होंने। जो विज्ञापन दिया, जनता का भारतीय रिजर्व बैंक से ये सवाल है कि वो अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहे हैं और क्यों, और वो कहां से आया है। क्या यह कोई प्रतीकात्मक चित्रण है? यदि हां, तो वो जानवर किसका प्रतीक है? क्या उस सिस्टम का जिसके कंधे पर स्वच्छ और सुरक्षित बैंकिंग की नैतिक जिम्मेदारी है, या उस मंत्रालय का जिसको सुरक्षित बैंकिंग का दायित्व निभाना चाहिए? अगर ये चित्रण जनता को दिखाना चाह रहा है कि ये बहुत ही अनैतिक भी है, जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है। अगर आरबीआई यही दिखाना चाह रहा है, तो आप अपने खाता धारकों के प्रति बैंक का ऐसा नकारात्मक रवैया न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि घोर निंदनीय भी है। आरबीआई ऐसे विज्ञापनों से नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करके वह जनता में बैंकिंग साक्षरता और बैंकिंग सजगता जागरूकता अभियान चलाकर जनता को सचेत और सावधान करें। उसी के बाद मैं समझता हूं, जब भी हम लोग मोबाइल खोलते हैं, कोई ना कोई आवाज सुनाई देती है उसके अंदर। क्या सभापति महोदय, डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लाखों लाख रुपया नहीं लूटा जा रहा है? आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जो बजट दिया है, जो बजट में बातें निकल करके आ रही हैं, बजट में पीडीए के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है सभापति महोदय। और जो लोग अपनी जीडीपी की न जाने कितनी कहानियां बताते थे, आज वो जीडीपी रेट क्यों कम होता चला जा रहा है? क्यों जीडीपी 6.4% के आसपास पहुंच गई है? अगले साल बंगाल में इलेक्शन है। ममता बनर्जी 3 टर्म की चीफ मिनिस्टर है। अब वो चौथा टर्म उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी लड़ाई जो है अभी से शुरू हो गई है। और ममता बनर्जी की बहुत ताकतवर नेता है बंगाल के अंदर। उनकी जो ग्रिप है बंगाल पर बहुत जबरदस्त है। बीजेपी जैसे दिल्ली हाथ नहीं आ रहा था ना, उनके ऐसी बंगाल में भी वो पकड़ नहीं पाई है अभी तक ममता बनर्जी को। कोशिश बहुत की, उनके कुछ बड़े नेताओं को भी अपने यहाँ लेकर के आई, खूब माहौल भी बनाया, लेकिन अभी भी आप ममता बनर्जी को आपने थोड़ा बहुत इनसिक्योर तो कर लिया बीजेपी ने, लेकिन कोई रियल थ्रेट हुआ हो उनको अभी तक ऐसा लगा नहीं है। अब दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी का सारा फोकस बंगाल के इलेक्शन पर है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है ममता बनर्जी का, देखिए जहां जो सत्ता में होता है उसको लगता है कि मेरे पास बहुत पावर है और मुझे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कांग्रेस को हरियाणा में लगा था तो आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं दिया। ऐसा ही केजरीवाल जी को दिल्ली में लगा था तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। ममता बनर्जी ने बंगाल में आज तक किसी इलेक्शन में गठबंधन नहीं किया है। कांग्रेस सीपीएम को वो अपना दुश्मन मानती है, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन बंगाल में कहती हैं कि कांग्रेस और सीपीएम मिले हुए हैं, कांग्रेस सीपीएम बीजेपी सब मिले हुए हैं। तो अभी जो कितना ज्ञान राहुल गांधी को लोग दे रहे हैं कि दिल्ली में अगर आप अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ गए होते तो 14 सीटों पर जो कांग्रेस को वोट मिला वो आम आदमी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के मार्जिन से ज़्यादा था, तो क्या पता बीजेपी को रोक लेते। वो ज्ञान कोई ममता बनर्जी को क्यों नहीं देता कि ममता बनर्जी ने कभी क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, क्यों इनको ह्यूमिलेट किया, कभी 1 सीट कभी 2 सीट ऑफर करके।
ये सिचुएशन अब फिर खड़ी हो गई और ममता बनर्जी ने साफ डिक्लेयर कर दिया है कि हम अगला 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। वो खुलकर ये बात कह रही हैं। तो वही सवाल है कि इनको कोई क्यों नहीं समझाता। संजय राउत रोज आते हैं बयान देने, एक बयान उनके लिए भी दें। उमर साहब हाँ, अभी बोले हैं वो, दोबारा बोले हैं वो, आप सुनिएगा क्या। तो मैं आपको जरा, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग में ममता बनर्जी ने ऐसा कहा, लेकिन 2 सीनियर नेताओं ने बाहर निकलकर इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद आपको संजय राउत का रिएक्शन सुनाता हूं। She is the supreme of the party. She has expressed the views of the party. And her view is bolstered by the fact that last Lok Sabha election, fighting alone, TMC won 29 seats out of 42 in the Lok Sabha. So this time also, TMC fighting alone will defeat the BJP roundly in the Lok Sabha. We have reduced their seats from 18 to 12. In Vidhan Sabha also will reduce their seats in a big way. Think of India Alliance when we are fighting in our own state. We must fight on our own strength. हम लोग को किसी के संग झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या पॉलिटिकल दिशा हर दल अपना ठीक कर सकता है और तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ने तय किया है कि 2026 में अकेले ही तृणमूल कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी। देखिए, हमेशा पश्चिम बंगाल में ममता जी इंडिपेंडेंट लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें कोई ममता जी ने नई बात नहीं कही है। लेकिन हमारा ये हमेशा मानना है कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, अपने जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक में है, उनके साथ उनका डायलॉग रहना चाहिए। कांग्रेस के साथ तो हम लोगों ने खुद प्रयास किया था, लेकिन अब क्या कहें, रस्सी जल गई, बल नहीं गए कांग्रेस के, मानती नहीं। तो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के पहले हमने उनको बुलाया था, वो आए नहीं। वो सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो ममता बंदोपाध्याय ने कहा बिल्कुल सही कहा है। अब जो कीर्ति आजाद साहब बोले, हमने तो कोशिश की थी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की, कब की थी जरा ये भी बता दें। कह रहे हैं रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। किसका बल जाना चाहिए या अकड़ किस में ज्यादा है, ममता बनर्जी में या कांग्रेस पार्टी में? डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, हम अकेले लड़ेंगे इलेक्शन। अधीर रंजन जी का चुनाव नतीजा आपने देखा था पिछले लोकसभा चुनाव में? आपको याद है अभी तक वो? अधीर रंजन चौधरी जैसे ममता जी को याद है वैसे मुझे याद है। ममता जी ने तमाम कोशिश की कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन हार जाए। इससे ज्यादा रिश्तों पर क्या चर्चा की जा सकती है कांग्रेस और टीएमसी को लेकर। ये सच है कि टीएमसी कभी, ये तो ये सारा ज्ञान जो है गठबंधन धर्म का कांग्रेस के लिए हमेशा चर्चा करते हैं कि जब भी कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस पर सब लोग टूटते हैं कि भाई आप सहयोग नहीं दे रहे। लेकिन कांग्रेस का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जबकि सर ये भी बता देना चाहिए साथ साथ, राहुल गांधी की तस्वीर चल रही है, इसीलिए राहुल गांधी पक्ष में थे कि दिल्ली के अंदर हमें खिलाफ ना लड़ना पड़े आम आदमी पार्टी के। उन्होंने शुरुआती बयान भी उनके बड़े सॉफ्ट थे। बाद में इनको आम आदमी पार्टी ने मजबूर किया कि ये खुलकर उतरे। हरियाणा में भी पक्ष में थे। हरियाणा में तो सर केजरीवाल मांग रहे थे सीट केजरीवाल मांग रहे थे, मतलब राहुल गांधी देना चाहते थे। प्रॉब्लम नहीं थी राहुल गांधी को, ये बात सही है, उनको देना चाहते थे और दिल्ली में भी चाहते थे अलायंस हो। लेकिन अब वही है कि अपना शेयर कोई देना नहीं चाहता। इस मामले में सबसे अच्छा ममता बनर्जी तो कभी नहीं देती। इस मामले में सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अखिलेश यादव का है। उन्होंने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा स्पेस दी है। 100 सीटें दी थी उन्होंने 2017 में और 17 सीटें इस बार दी उन्होंने लोकसभा में। बाकी जो घटक दल हैं वो उपदेश तो देते हैं, उमर अब्दुल्ला उपदेश दे रहे हैं, पीडीपी को कितनी स्पेस दी उन्होंने। हाँ, नहीं अब ये दिल्ली के मामले में संजय राउत कितना खुल के बोलते थे, कांग्रेस को बड़े भाई का धर्म निभाना चाहिए। बंगाल में कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए। बंगाल में देखिए, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को वैसे भी सपोर्ट किया। जब अधीर रंजन चौधरी बहुत ज्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे तो प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटा के शुभंकर को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि भाई एक लिमिट के बाहर वो निकल गए थे। और ममता बनर्जी ने बोल दिया था कि आपको ये प्रदेश रहते हैं, हम आपसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। और अधीर रंजन चौधरी को खबर भी नहीं लगी, दिल्ली मुख्यालय से सीधे लेटर जारी हो गया कि आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी आज का जो इतना बड़ा, नहीं तो ये ममता बनर्जी का अहंकार है या कॉन्फिडेंस है वाकई भाई मैं जब खुद जीत सकती हूं तो मुझे क्या जरूरत है? ममता बनर्जी को जमीनी सच्चाई भी समझना चाहिए। वेस्ट बंगाल की कांग्रेस का भले ही लोकसभा का एक सांसद हो, लेकिन आज 6% का वोट बैंक है और लेफ्ट का 5% का वोट बैंक है। अगर लेफ्ट और कांग्रेस मिला लो तो 10% का वोट बैंक है। ममता बनर्जी लेफ्ट तो नहीं आ सकती। लेफ्ट का ना तो ऐसे जैसे बीजेपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। नहीं, कांग्रेस के साथ लेफ्ट जुड़ सकता है ना, वो कांग्रेस को सीटें दे, उस
उसमें लेफ्ट एडजस्ट करें, एक चुनाव- कांग्रेस को पूरी तरीके से खारिज करके चुनाव ममता ममता बनर्जी बनर्जी कांग्रेस से मिलकर लड़ा है 2011 का विधानसभा का चुनाव। उसमें उस समय तो लड़ना ही था। उस समय चूंकि यूपीए में ममता बनर्जी भी शामिल थी, केंद्र में भी उनके सरकार मंत्री में थे वो लड़ा और उसका फायदा मिला था उनको। फिर 2016 का जब चुनाव हुआ वो उन्होंने अकेले लड़ा। नहीं, ममता बनर्जी अब बंगाल को और अपनी पार्टी को स्पेशल केस क्यों मानती हैं? अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ते हैं, डीएमके मिलकर चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र में आप 4 पार्टियां मिलकर, झारखंड में लड़ते हो, यूपी में लड़ते हो, यही नहीं बस कमाल कर रहे हैं आप। वो स्पेशल केस है तो स्पेशल केस मानती हैं। ये कमजोर लोग हैं, ये कांग्रेस से डरते हैं कि हमारा मुसलमान वोट खा जाएंगे, फिर मैं कहूंगा फिर आप दोनों लोग मिलकर मुझको कम्युनल कहिएगा। लेकिन सच्चाई जो है वो तो बोलना पड़ेगा ना, हम बोलेंगे। बोलिए क्या? मुसलमान वोट कांग्रेस काटने ले डरते हैं। ममता जी कहती है हैसियत हो तो काट के दिखाओ। ममता के आगे कोई मुसलमान दूसरी तरफ जाता नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। राजनीति कोई मतलब ये देवरहुआ बाबा का आश्रम नहीं है कि ऊपर से फल फूल और फेंक के आशीर्वाद दे दिया जाएगा। यहां कोई नंगे बदन नहीं रहने आया। यहां सब सत्ता का पूरा हिस्सा चाहते हैं। ममता बनर्जी अगर अपनी ताकत पे सब जीत ले रही हैं, अखिलेश यादव के परिवार के अलावा कोई सांसद नहीं बना था तब ना उन्होंने ये कर दिया था। आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने बड़ा कमाल कर दिया। अखिलेश यादव के सदन में संख्या कितनी रह गई थी? भाई जब कोई टूटता है, कमजोर होता है तो कहता है भाई आओ तुम्हारे साथ चले। जो मजबूत खड़ा है, और मैं ये मानता हूं ममता बनर्जी जहां यूपी में अखिलेश यादव कमजोर थे 2024 में जो कांग्रेस के साथ जो अभी सीटें आप दी उन्होंने। 37 पे बात कर रहे हैं, पहले 5 ही तो घर भर सांसद थे। 6वां सांसद का नाम बताइए। 5 ही सांसद थे ना, घर भर के अलावा सांसद नहीं जीता। आप ये भी तो ध्यान दीजिए ना। अगर कांग्रेस का एक सांसद रह गया था तो उनके भी तो 5 ही रह गए थे। मतलब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के सारे राज्य गठबंधन के धर्म सबसे मजबूत नेता है, अकेले लड़ने वाली नेता है। भाजपा को पानी पिला दिया। चलिए ठीक है, उसको जरूरत नहीं है कि कांग्रेस या किसी दूसरे लेकिन फिर ये गठबंधन धन का ज्ञान अपने पास रखे ना लोग। कोई गठबंधन है ही नहीं भाई। मैं कितनी बार कह चुका हूं। एक लाइन है कि मतलब वार्निंग के तौर पे कि जो दिल्ली में हुआ, ममता जी तो बहुत ताकतवर है, केजरीवाल जी के मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर कहीं बंगाल के विधानसभा चुनाव में ये ना लगे कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। फर्क है ना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी उतनी बड़ी ताकत हमेशा थी ना। यहाँ 7 की 7 लोकसभा वोट वहां भी है, बंगाल में भी वोट है, नहीं पहुंच पाई ना। एक बार 18 पहुंची, नीचे आ गई। यहाँ कितना है वोट? कितना है? 38% वोट है सर बीजेपी का। 38% वोट है बंगाल में। मैं कहता हूं कि 38 ही दिल्ली में था। लेकिन वही 45 उनका था सर। वही 7% वोट लिया ना, एक्स्ट्रा हो गया। में फर्क है ना सर। वहां मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें ज्यादा है। बार बार कहलवाएंगे आप लोग, बार बार हमको कम्युनल कहेंगे। कोई कम्युनल नहीं करा। आप क्यों इतना नहीं, सच को समझना पड़ेगा। सच तो यही है, चाहे जितना आप उसको चाशनी में डुबो बात करते आप अपने को कम्युनल ग्रंथि से क्यों नहीं बांधे हुए? चलिए साहब, एक खबर बता रहा हूं मैं। अब एक खबर बता रहा हूं। चलिए, आपने कम्युनल वाली बात कह दी, देखिए इस खबर को उससे ना जोड़िएगा। 13 फरवरी को वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। 13 फरवरी को संसद में जेपीसी की रिपोर्ट जो वक्फ को लेकर है वो रखी जाएगी और बजट सत्र का वो आखिरी दिन होगा। हमारे राजनीतिक संपादक देवेंद्र पराशर इस खबर पर आपको और डिटेल देंगे। जी देवेंद्र। जी हाँ साहब, 13 फरवरी को जो रिपोर्ट है जेपीसी की, जो रिपोर्ट जो कि वक्फ में संशोधन को लेकर जो कानून पहले बना था, उसके बाद उस बिल को भेज दिया गया था जेपीसी के पास। उस जेपीसी की रिपोर्ट 29 तारीख को बहुमत से 15-11 के बहुमत से समिति ने कानून के मसौदा के रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। 30 जनवरी को यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। और दिलचस्प तरफ ये था कि 3 फरवरी को पहले लोकसभा ने अपने बिजनेस एजेंडा में उसे शामिल किया, उस रिपोर्ट पेश करने को अपने एजेंडा में शामिल किया। फिर आखिरी क्षण में जो रिवाइज्ड लिस्ट आया था उसमें से उसे हटा दिया गया। ऐसा माना गया कि शायद सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता कि बजट सत्र के दरमियान बजट के जो बाकी ज़्यादा चमकदार बिंदु हैं वो किसी प्रकार के हंगामे की भेंट चढ़ जाएं, और इसके चलते वक्फ से संबंधित जो जेपीसी रिपोर्ट थी उसको टाला गया। और अब बजट सत्र के पहले हाफ के आखिरी दिन यानी कि परसों 13 तारीख को उस रिपोर्ट को, मतलब देवेंद्र, इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट फिर पब्लिक हो जाएगी। इस रिपोर्ट में जेपीसी की क्या सिफारिशें की हैं जेपीसी ने, ये पब्लिक हो जाएगा, मतलब ये सार्वजनिक हो जाएगी बात। अब बिल्कुल सर, अब उस दिन क्योंकि उसके कुछ बिंदु तो पहले से भी सोर्सेज के मार्फत सामने आते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे पब्लिक के सामने पहली बार 13 फरवरी को जब सदन के पटल पर उस रिपोर्ट को रख दिया जाएगा, उसके बाद न सिर्फ सदस्यों के लिए बल्कि सदस्यों के मार्फत वेबसाइट पे हो जाएगा और देश का हर व्यक्ति ये जान पाएगा कि आखिर वक्त में संशोधन और ट्रांसपेरेंसी को लेके सरकार की क्या योजना थी जिसके चलते वो बिल आया था, और अब जो समिति की रिपोर्ट है उसमें कौन से संशोधन सुझाए गए हैं। बहुमत सत्ता पक्ष में था, 15-11 से इसे स्वीकारा गया था समिति में। अब ये भी बता दीजिए कि ये बजट सत्र जो है ये 2 हिस्सों में होता है,
तो अब ब्रेक के बाद कब दोबारा संसद बैठेगी और क्या तब उसमें सरकार जो है टेकअप करेगी इस बिल को पास कराने के लिए? निश्चित तौर पर पहले जब बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि शायद इसी हिस्से में बजट सत्र में पहले हिस्से में ही सरकार उससे संबंधित बिल को लेकर आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट तैयार हो गई थी। लेकिन तब इंडिया टीवी ने बताया था कि दूसरे हिस्से में ही सरकार की अभी ये तैयारी है कि वक्फ संशोधन से संबंधित जो बिल है उसको लेकर आया जाए बजट सत्र का दूसरा जो हिस्सा होता है उसमें। और उसमें अभी फिलहाल जो सरकार के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उसको लेकर आया जाएगा। हालांकि सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बाद आखिर माहौल कैसा है, क्योंकि एकदम से ये माना जा रहा है कि अगले इस साल बिहार के चुनाव होने हैं और बिहार के चुनाव से पहले कुछ वैसा माहौल बनाने की कोशिश सत्ता पक्ष नहीं करेगा जो कि सहयोगी दल जेडीयू को बहुत ज़्यादा असहज कर दे। तो अगर स्मूथली होता नजर आएगा तब तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हंगामे वाली सूरत आई तो शायद और विचार विमर्श के लिए समय लाया जाए। लेकिन फिलहाल जो सरकार के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इससे संबंधित बिल आ सकता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। तो अब देखिए 13 फरवरी को ये रिपोर्ट पेश होगी, 13 फरवरी मतलब परसों, और परसों आखिरी दिन है इस फर्स्ट हाफ का बजट सत्र का। इसके बाद 10 मार्च से शुरू होगा। 13 फरवरी से 13 फरवरी को जेपीसी की रिपोर्ट पब्लिक हुई और 13 फरवरी से 10 मार्च तक इस पर खुली चर्चा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो देवेंद्र कह रहे हैं कि उसके बाद क्या रिएक्शन आता है, क्या माहौल बनता है, सरकार उसको देख करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है सरकार इस बिल को आगे 13 फरवरी भी इंपॉर्टेंट समझिए ना कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पास करवा लेंगी, इसलिए ये तो संभव ही नहीं था। जैसे अभी देवेंद्र जी ने भी बताया कि 3 फरवरी को रिवाइज बिजनेस में रखा गया था उसको, लेकिन फिर वापस टाल दिया गया क्योंकि सरकार कोई खतरा भले ही बहुमत हो, संसद में बहुमत तो सरकार का होता ही है हमेशा और बजट पास कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बजट जैसे महत्वपूर्ण बिल के से पहले सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। इसलिए जब आज बजट पास हो जाएगा लोकसभा में, शाम को 5 बजे वित्त मंत्री रिप्लाई करेंगे, उसके बाद बजट पास हो जाएगा तो सरकार का एक बड़ा जो काम है वो खत्म हो जाता है और परसों वो टेबल कर देंगे। टेबल करने के बाद आपके पास सार्वजनिक हो जाएगी तो 15 दिन वैसे भी है। हालांकि मुझे बहुत 15 दिन हमारा उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, आप चर्चा करें, पूरा देश भी चर्चा करेगा, उसके देश के लिए वो हो जाएगी और उससे सरकार को भी ये मौका मिलेगा वाटर टेस्टिंग का कि अगले सेशन में रखनी है कि नहीं रखनी है। हालांकि मुझे उसकी संभावना कम लगती है। सरकार इसको अभी बिहार नहीं, आप तो पहले कहते थे कि सरकार ये काम कर ही नहीं सकती। नहीं, सरकार क्या नहीं कर सकती? जेपीसी में डाल दिया, वो भी तो काम ही है ना एक टालने का। टालेगी सरकार, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि बजट से इस वाले सेशन में उसको पास करवा लेंगे। आज समय सर इतना ही था, लेकिन बजट पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बजट नहीं, दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि रिस्क इसको बिल का रूप देके क्या बजट सत्र के सेकंड हाफ में जो 10 मार्च से शुरू हो रहा है सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। देवेंद्र जो कह रहे हैं वो बात सही है, सरकार अभी वाटर टेस्टिंग करेगी। ठीक है सर, ठीक है। सवाल सहयोगियों का रुख भी देखेगी। सर सॉरी, वक्त आज इतना ही था, वरना इस पर और चर्चा हो सकती थी। बहुत शुक्रिया विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आप प्रोग्राम में आए।